सो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। इन दिस वीडियो ऑल्सो हम कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों ने ही मेरे को मेरे ईमेल आईडी पर शेयर करी थी। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है करीब अक्टूबर 2008 की। मैं उस टाइम पर करीब 22 साल का था एंड मेरे एक स्कूल दोस्त ने मेरे से पूछा कि क्या मैं उसको अकम्पनी कर सकता हूँ उसके नेटिव प्लेस जलोर राजस्थान तक चलने के लिए। उसने मेरे को ये बताया कि वहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से मनाई जाती है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस चाइल्ड हुआ करता था एंड मैं अपने अर्ली 20s के अंदर भी था, तो घूमना फिरना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद था एंड मेरे को नई जगह एक्सप्लोर करने का तो अलग ही मज़ा आता था। सो मैंने बिना किसी सेकेंड थॉट के उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं उस टाइम पर मुंबई के अंदर रह रहा था एंड जलोर पहुंचने के लिए हमने पहले मुंबई टू माउंट आबू की एक बस ली जो कि 20 घंटे से भी ज़्यादा की बस थी एंड देन माउंट आबू पहुंचने के बाद हमने वहां से जलोर तक का जो है सफ़र तय किया। अपने जलोर के सफ़र में हम एक छोटे से विलेज के अंदर पहुंच गए थे। मुझे एक्चुअली में उस जगह का अच्छे से नाम याद नहीं है, बट वो जो प्लेस थी, वो जो जगह थी, वो एग्जैक्टली मेरे माइंड में मैंने वैसी ही क्रिएट कर रखी थी जैसे मैंने कभी राजस्थान के विलेजेस के बारे में सोचा होगा। जिस दोस्त के साथ में मैं आया था वो उसी विलेज के एक छोटे से घर के अंदर एक देवी पूजा परफॉर्म करना चाहता होता था एंड जिस घर के अंदर ये पूजा होने वाली थी हम वहाँ पर अराउंड 4 बजे के आसपास में पहुँच भी गए थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल पर्सन नहीं था। मेरे को बस एक्सप्लोर करना पसंद था चीज़ों को। मैं ऑब्वियसली चला तो गया अपने दोस्त के कहने पर, लेकिन नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग और एनी कल्चर, बट मैं काफ़ी ज़्यादा जो है बिलीव या फिर बहुत ज़्यादा फॉन्टफुल नहीं था इन सब चीज़ों को लेकर, पूजा वगैरह को लेकर या प्रेयर्स को लेकर। इवन तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसने मेरे को समझाया कि इस घर के अंदर एक ऐसी लेडी रहती होती है जिसको खुद देवी माता ब्लेसिंग्स देती होती है एंड नवरात्रि के टाइम पर तो देवी माता खुद इस लड़की के अंदर आ जाती है एंड इसको पोजेस कर लेती है एंड इस पोजेशन वाली स्टेट में ये जिसको भी अपना आशीर्वाद देती है या फिर जो भी लोग इसको विजिट करने आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली लोग माने जाते हैं, क्योंकि देवी माता जिन्होंने पोजेस किया होता है उस लेडी को, वो तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स जरूर देकर भेजती हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उनको भी ये देवी माता अच्छे से सुनती हैं एंड उनके सॉल्यूशंस भी तुम्हें इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके मिलना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, मैं ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली वहां पर चला तो गया ही था। मैं अपने दोस्त को मना वैसे भी नहीं करने वाला था। उसके कहने पे मैं इतना दूर आ गया तो यहाँ तक तो मैं जा ही सकता था। देवी पूजा अराउंड रात के 10 बजे तक चली एंड तब तक सब कुछ रैप अप हो चुका था एंड इतने में ही मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट करा कि वो स्टे बैक कर ले इसी प्लेस के अंदर। लेकिन मेरे को मुंबई पहुंचना था, बहुत ही ज़्यादा मेरा एक ज़रूरी काम अटका हुआ था एंड मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा इस पूजा के अंदर, अदरवाइज मैं शायद यहाँ पर नहीं बैठ पाता। मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था यहाँ पर रुकना एंड ओवर टाइम को किल करना। इसी वजह से मैंने अपने दोस्त को जो है कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो मुझे बॉम्बे के लिए निकलने दे ताकि मैं टाइम से बॉम्बे पहुँच पाऊँ एंड अपना ज़रूरी काम ख़त्म कर सकूँ। वापसी जाते हुए हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन की तरफ रुक गए थे जो कि उस विलेज से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर था। वो जो विलेज था वो काफ़ी ज़्यादा एक डेजर्टेड सा एरिया था एंड वहाँ से ट्रांसपोर्ट ढूंढना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया था हमारे लिए ऑलरेडी। बट वहाँ से हमें इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट मिल गया था बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद, क्योंकि जो पर्सन हमारे साथ में जाने के लिए रेडी होने वाला था उसको मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइब करना पड़ा एंड कहना पड़ा कि मैं तुम्हें डबल चार्ज दे दूंगा बट हमें हमारी डेस्टिनेशन जो कि थी माउंट आबू रेलवे स्टेशन वहाँ तक ड्रॉप कर देना। वो ड्राइवर मान गया था एंड उसने कहा था कि अराउंड 30 मिनट के अंदर वो तैयारी करके आता है सारी एंड देन वो ड्रॉप कर देगा। मीनवाइल जितने भी विलेजर थे जो कि हमें जाता हुआ देख रहे थे वो सब हमें बारी बार यही बोल रहे थे कि इस टाइम पर हम बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि 10 बजे के आसपास तो पूजा ख़त्म हुई थी। उसके बाद ड्राइवर ने भी आधा घंटा हमें बोल रखा था कि वो लगाएगा एंड हमें भी थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करने में टाइम लगने ही वाला था। तो इतनी रात हो जाने के कारण हमें सारे लोग जो हमें जानते भी नहीं थे वो भी हमें ये बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस टाइम पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि पैरानॉर्मली एक्टिव है एंड मैनी ऑफ देम एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। एक लेडी ने तो हमें बहुत ही पोलाइट भाषा में भी समझाया कि बेटा इस वक्त जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम लोगों के लिए, यहाँ पर बहुत कुछ अजीब होता रहता है एंड तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता,
मत जाओ। इस टाइम तक इतने सारे लोगों ने हमें ये सब चीज़ें बोल दी थी कि ऐसा लग रहा था कि दे वर नॉट आस्किंग एनी मोर, दे वर रिक्वेस्टिंग कि हम रुक ही जाएं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। लेकिन मैंने अपना दिमाग बनाया हुआ था एंड मैंने सब कुछ इग्नोर करा जो सब हमें बोल रहे थे। ड्राइवर ने आधा घंटा बोलकर 90 मिनट के आसपास में लगा दिए थे, बट फाइनली आफ्टर ड्रिंकिंग सम पेग्स ऑफ विस्की ही अराइव्ड टू ड्रॉप अस। सो अराउंड 12 बज चुके थे इस टाइम तक रात के एंड फाइनली वी लेफ्ट द प्लेस। जो ड्राइवर की कार थी वो एक टिपिकल ओपन ब्लू जीप थी जो कि वहाँ के डेजर्टेड एरिया में चलती होती थी। मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था, वो गाड़ी के अंदर बैठते ही बैक सीट पर चला गया एंड वहाँ पर नैप लेने शुरू कर दिया था उसने। मैं पर्सनली ड्राइवर के साथ में आगे बैठा हुआ था एंड मैं उससे काफ़ी ज़्यादा चिट चैट करने की कोशिश कर रहा था, उसको बातों में एंगेज रखने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका जो ध्यान है वो रोड से ना हट जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ड्रंक हालत में था कि कोई भी एक्सीडेंट तक भी हो सकता था। रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पहले के 15-20 किलोमीटर में तो गाड़ी 5 से 10 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि पोर्ट होल्स एंड पैचेस इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उसके अंदर से अगर गाड़ी तेज़ जाती तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता, जिससे हमें ही लेट होता इन दी एंड। एंड वो रोड भी इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि पूरी रोड के ऊपर हमारी जीप की हेडलाइट के अलावा एक सिंगल रोशनी का सोर्स भी हमें नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम उस पैच के ऊपर से जा रहे थे, हमारा क्रेजी नाइटमेयर, जो कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम उस पैच को क्रॉस कर रहे थे, मैंने अपने कानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा विस्परिंग नॉइसेस को सुनना शुरू कर दिया था एंड ये नॉइसेस मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सुन रही थी। एंड उसके कुछ ही मिनट्स के बाद में मैंने एक बहुत ही लाउड लाफ को भी सुनना शुरू कर दिया था, बिल्कुल उन विस्परिंग मैनर के अंदर ही। ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे कोई उस जीप के अंदर मेरे साथ में बगल में बैठकर ऐसे हंस रहा है। दैट्स हाउ क्लियर दैट नॉइजेस वर। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने तुरंत अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि बैक सीट पर सो रहा था एंड वहाँ पर ऐसा सच कुछ भी मौजूद नहीं था एंड ही वॉज स्टिल स्लीपिंग वेरी डीपली। जैसे मैंने अपने दोस्त को चेक करके आगे की तरफ गर्दन अपनी करी एंड ड्राइवर की तरफ देखा तो मैं समझ गया था कि इसने भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो कि मैंने करी हैं, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सी लुक दे रहे थे। हम दोनों इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाई हो गए थे, बट थैंकफुली उस 15-20 किलोमीटर के ख़राब पैच के बाद में एक थोड़ी सी साफ़ रोड आती है, जो आते ही ड्राइवर ने अपना पूरा पैडल नीचे ग्राउंड तक दबा दिया था एंड उस टाइम पर हम 90 से 100 की स्पीड के अराउंड में क्रूज करते करते फटाफट जा रहे थे उस जगह से। ड्राइवर तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो हमें कर्स करे जा रहा था, हमें गालियां दे जा रहा था, खुद को गालियां दे जा रहा था कि उसने क्यों हाँ करी इन लोगों को छोड़ने के लिए, ये जानते हुए भी कि ये जगह कितनी ज़्यादा स्पूकी है एंड कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ जो हमारे साथ में हो रही थी वो ये थी कि जो लाफिंग साउंड्स थी वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी, लगातार आए जा रही थी, हमें सुन रही थी बहुत ही क्लियरली एंड हमें डेफिनेटली ये भी फील हो रहा था कि विद एवरी पासिंग सेकंड ये आवाज़ें, ये विस्परिंग, ये लाफ्स और भी ज़्यादा स्केरी एंड लाउड होती हुई जा रही थी। ये सब एक्सपीरियंस करते करते मैं जीप के अंदर इधर उधर बस देखे जा रहा था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। एंड जैसे ही मैं इधर उधर देख रहा था, इतने में ही मेरा ड्राइवर चीख कर बोला कि पीछे मत मुड़ना बिल्कुल भी। मैंने भी डर के उसकी आंखों में देखकर पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उसने बोला कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है, पीछे बिल्कुल भी मत मुड़ना। इस टाइम तक मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि ड्राइवर के साथ साथ में मैं खुद का भी डिसीजन रिग्रेट कर रहा था कि हम इस टाइम पर यहाँ से क्यों निकले। मैं देवी माता जिन्होंने हमें ब्लेस करा था उनसे भी यही प्रे कर रहा था कि हम बस सेफली निकल जाएं इस जगह से। इवन दो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे किसी और टाइप की हेल्प मिलेगी इस चीज़ की उम्मीद मैं दूर दूर तक भी नहीं लगा रहा था। इट वॉज नाउ बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर अस टू बिलीव कि हमारे साथ में हुआ क्या एक्चुअली में, लेकिन एक और स्केयर हमारा इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे हम बहुत तेज़ी से जा रहे थे, सडनली हमने देखा कि एक मेल पर्सन आउट ऑफ नोवेयर हमें रोड के इस साइड में खड़ा हुआ, लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ, यानी मेरी साइड में, पैसेंजर साइड में खड़ा हुआ नजर आता है। मिडल ऑफ नोवेयर रोड क्रॉस कर रहा था एंड कहाँ जाना चाहता था इतनी सुनसान जगह से
किसी को भी नहीं पता। जैसे जैसे हमारी जीप उसके पास में आ रही थी वैसे वैसे वो खुद भी रोड के बीच में आए जा रहा था, हमारे रास्ते के एकदम बीच में। लेकिन एक जगह आकर वो अचानक से रुक गया एंड हमें भी अपनी जीप ऑब्वियसली रोकनी ही पड़ी। एंड जब हमने जीप रोकी अपनी तो हमारे और उस अननोन पर्सन के बीच में करीब 10 से 11 फुट की दूरी होगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। वो जो पर्सन था उसका पूरा चेहरा, पूरी बॉडी अच्छे से कवर्ड थी, तो उसके क्या फेशियल फीचर्स थे, क्या उसकी बॉडी फीचर्स थे, हम कुछ भी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते आप लोगों को। कि मेरा ड्राइवर इस टाइम तक बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुका था, बहुत ज़्यादा, इवन वो ड्रंक भी था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा एंड पूरा पंजा दबा दिया गाड़ी का। एंड जैसे ही उसने अपना पंजा दबाया, मैंने उसको बोला तो सरी पैनिक में कि तुम क्या कर रहे हो, उसको लग जाएगी एंड ऑल दैट, लेकिन उसने नहीं सुनी एंड हम उसके बहुत ज़्यादा जैसे ही पास आ गए, मैंने अपने हाथ जो है अपने आंखों के आगे कर लिए एंड सडनली नथिंग हैपेंड। एक टाइम के लिए तो ऐसा हो गया था मानो जैसे वो जो भी पर्सन था वो कभी वहाँ पर था ही नहीं, हमें बस किसी के होने का मिराज दिख रहा था। लेकिन डेफिनेटली मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा ड्राइवर गलत हो सकते हैं, लेकिन दो लोग मिलकर गलत हों ऐसा शायद बिल्कुल भी सच नहीं है। जब माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचने में करीब भी 25-30 किलोमीटर रह गए होंगे तब ये चीज़ें थोड़ी बहुत शांत हुई। वो आवाज़ें अचानक धीरे धीरे घटना शुरू हो गई थी जो इतनी देर से हमारे कानों के अंदर बज रही थी। एंड मैं बस अपने दोस्त को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था कि हमने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया एंड ही वॉज जस्ट स्लीपिंग ऑन द बैक। बाद में ऑब्वियसली जब मैंने अपने फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताई तो उसने ऑब्वियसली बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा मेरा। उसने कहा कि वो सब कहानियाँ जानकर बना रहा है ताकि मैं वापस कभी उससे ना पूछूं उस जगह पर जाने के लिए। मुझे हर वक्त ऐसा ही लगता रहता है कि हमें डेफिनेटली इतने सारे लोग जो हमें बोल रहे थे कि रुक जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए था। अभी तो मैं जिंदा हूँ ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन क्या पता क्या हो जाता हमारे साथ में। एंड बस यही थॉट जब मेरे माइंड में आता है उन सारे सिनेरियोस को याद करके उस रात के, मैं आज भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। सो दोस्तों, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सुमित दुबे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हॉरर स्टोरी थी इनकी। मेरे को नरेट करते करते खुद बीच में रिकॉर्डिंग के काफ़ी बार शिवर्स आ गए थे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ में ऐसे शेयर करना चाहते हो तो mountblackstories@gmail पर जाकर शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड फ्यूचर के अंदर भी ऐसा ही हॉरर कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।